सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दैट वुड बी सेल, यानी कि कोशिका। तो स्टार्ट करते हैं सेल टॉपिक से। सबसे पहले परिभाषा, ठीक है। कोशिका का अध्ययन दैट इज स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अच्छा, ये हिंदी में खुला हुआ है क्या? तो हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इंग्लिश में आ जाते हैं। खैर निशब्दों में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इनको बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ है वो सेल से बिल्डअप होती है एक एक करके, यानी कि जिस तरह से हमारा घर ईंटों से बनता है उसी तरह जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है आपस में ग्रुपिंग करके क्या करते हैं? एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो टिश्यू बन जाते हैं। देन वो टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं कलेक्ट होकर, देन ऑर्गन सिस्टम बनाता है पूरा, ऑर्गन सिस्टम से एक हमारा ह्यूमन बीइंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ठीक है। तो सेल एकदम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, ओके। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस है लाइफ का, संरचनात्मक ढांचा है ये जीवन का। कौन? सेल। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। अब आते हैं डिस्कवरी पे। तो डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी थी सेल की? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, जो कि इन्होंने डेड सेल में करी थी। अब डेड सेल किस में? कॉर्क। जो कॉर्क होता है उसमें जो सेल होती है वो डेड होती है, और वो रॉबर्ट हुक ने उसकी डिस्कवरी करी थी 1665 में। इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ सेल। देन ये डेड थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में, यानी कि तकरीबन 9 साल बाद, और ये करी थी पॉन्ड वाटर में, यानी जो तालाब का पानी है उसमें, ठीक। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, नहीं कि जो सूक्ष्म विज्ञान है उसका जनक या पिता के नाम से जानते हैं एंटनी वॉन लीवेनहॉक को। रॉबर्ट हुक की अगर बात करें 1831 में ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट हुक अलग है, रॉबर्ट ब्राउन अलग है। देन फ्रेडरिक मिशर ने अब एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पर, या तो चलो न्यूक्लियस देखेंगे तब देखेंगे। फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूल की, यहाँ पर सारी डिस्कवरी एक साथ लिखी हुई है। ये तो अभी आपको ठीक है समझ में आ गई। डीएनए के बारे में अभी हम पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है, बट अभी जो मॉलिक्यूल है डीएनए का उसकी डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने करी थी 1869 1869 में, और वॉटसन और क्रिक ने 1953 में। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो द्विकुंडलीय संरचना होती है डीएनए की, उसकी डिस्कवरी, उसकी खोज करी थी वॉटसन और क्रिक ने। कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी बॉडीज़ की करी थी। अब यहाँ पर हम आएंगे जो सेल थ्योरी है, यानी कि जो कोशिका सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। लेकिन कोशिका सिद्धांत होता क्या है? तो उस कोशिका सिद्धांत ये बोलता है कि सारे जितने भी हमारे जीव हैं, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं वो कोशिका के बने हुए हैं, प्लांट्स, एनिमल, सारे लिविंग बींग्स। ये शेल्डन और स्वान ने थ्योरी दी थी 1838 में, 1838 में ना। उसके बाद फर्दर इम्प्रोवाइजेशन किया रुडोल्फ वर्चोव ने, जहाँ पर उन्होंने बोला कि जो नई कोशिका बनती है, न्यू सेल फॉर्म होती है, वो पुरानी कोशिका यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से ही डिराइव होती है, उसी से ही बनती है। और ये इन्होंने थ्योरी पर पब्लिश करी जिसका नाम था ऑमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। किसने? रुडोल्फ वर्चोव ने। क्लियर। अभी आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, यानी कि डिफरेंट सेल के पार्ट्स पे आते हैं। तो सेल कोशिका कुछ इस तरह से दिखेगी। तो सेल के पार्ट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अगर देखें तो। पहला तो ये है जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, और यहाँ पर अंदर न्यूक्लियस होगा। तो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और इनके बीच में यहाँ पर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, यानी कि जो कोशिका द्रव्य है वो भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। सब कोई भी सेल हो, कोई भी दुनिया में सेल हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन पक्का होगी, ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल के। आउटर मोस्ट कवरिंग है तो क्या करेगा? ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा, उसको एक आकार देगा, ठीक है। और कंटेंट ऑफ सेल को होल्ड करेगा। दैट मीन्स कि जो अंदर भरा हुआ है उसको समेट के रखा है भाई। अगर ये फट जाएगा तो बाहर निकल जाएगा कंटेंट, उसने पकड़ के रखा हुआ है। ये पतली होती है, बहुत इलास्टिक नेचर की होती है। इलास्टिक नेचर की क्यों होती है ये अभी आपको पता चलेगा। फ्लेक्सिबल होती है और लिविंग होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लिविंग होती है। क्यों इंपॉर्टेंट अभी है वो भी आप समझ में आ जाएगा। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। दैट मीन्स इसको ही हम सेमी परमिएबल भी बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देती है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें अंदर आ जाएँ, सारी चीज़ें बाहर आ जाएँ। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड 50% प्रोटीन होता है, 50% लिपिड होता है। मेनली इसमें फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बट कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड दोनों होता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन में अगर बात करेंगे 50 आधा ही है और आधा ही है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका जो हमारी, इसको भित्ति नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले समझो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होता क्या चीज़ है। डिफ्यूजन है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो
मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, विसरण, कि भाई हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन में जा रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, लेकिन सॉलिड में इसका सबसे ज़्यादा सबसे कम रेट होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हमने डिओड्रेंट स्प्रे किया, फिर रूम फ्रेशनर डाला रूम पे, तो वो धीरे 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 पूरे रूम पे वो क्या होता है, फैल जाता है, कि रूम में हमने यहाँ डाला, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन में धीरे धीरे चला जाता है। अगरबत्ती का एग्जांपल ले सकते हो, अगरबत्ती चलाओ पूरे घर में उसकी महक आ जाती है, तो वो गैस है। लिक्विड में जैसे कि आपने ये पानी है उसमें इंक डाला, इंक है जो है धीरे धीरे, अगर आपने मान लो ब्लू डाई डाली, ठीक है, ब्लू कलर की, तो धीरे धीरे पूरा पानी नीला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने इंक डाली, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन था, धीरे धीरे हाई से लो में उसका मूवमेंट हो जाएगा। देन अगर बात करेंगे सॉलिड में, तो सॉलिड में भी होता है डिफ्यूजन, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्कूल के टाइम पे जब हम देखते थे कि ब्लैक बोर्ड जब रब किया जाता था, रब करते 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 ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड में कन्वर्ट हो जाता था, तो वो डिफ्यूजन ही है। अब यही काम अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो, तो उसको परासरण बोलते हैं, यानी ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पे भी हाई से लो में ही मूवमेंट हो रहा है, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस में क्या होता है ना, 3 तरह के सोल्यूशंस निकल के आते हैं यहाँ पर हमारे सामने, 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका क्या, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ये होते हैं, हाइपरटोनिक होता है कि भाई जहाँ पर सेल श्रिंक कर जाए। श्रिंक क्यों करेगी, क्योंकि मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब किसका कंसंट्रेशन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पानी का कंसंट्रेशन लेते हैं। तो पानी होता है क्या है, पानी का यहाँ हाई कंसंट्रेशन होता है, लो कंसंट्रेशन यहाँ पर होता है। किस केस में, हाइपरटोनिक के केस में, ध्यान रखना। हाइपरटोनिक के केस में क्या है, हाई कंसंट्रेशन है पानी का अंदर, लो कंसंट्रेशन है बाहर, तो हाई से लो में जब मूवमेंट होगा तो पूरा पानी अंदर का निकल जाएगा और ये श्रिंक कर जाएगी। सेल विल श्रिंक, रट लेना इसको। और इसी को बोलते हैं व्हाट, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब ये क्या लिखा हुआ है, सोल्यूट इज ग्रेटर देन द सॉल्वेंट, तो भाई पानी का उल्टा सल्यूट होता है, ये ध्यान रखना, पानी का उल्टा सल्यूट होता है। दैट मीन यहाँ पानी का हाई कंसंट्रेशन है लेकिन सल्यूट का लो कंसंट्रेशन होगा। इस तरह से आप रिकॉल मतलब याद कर सकते हैं, यहाँ पर सल्यूट का लो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। देन हाइपोटोनिक की बात करेंगे, यहाँ पर सेल फूल जाती, फूलती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पर पानी का हाई कंसंट्रेशन होता है, तो हाई से लो के तरफ मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से सेल बिकम्स टर्जिड, फूल जाती है, ये टर्जिड हो जाती है। आइसोटोनिक में देर इज़ नो मूवमेंट, हाइपरटोनिक में अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट, हाइपो में बाहर से अंदर। ओ कैसा होता है, फूला हुआ होता है। ओ ऐसा लगता है जैसे फूला है, पानी भरा है, तो उसके अंदर भर गया पानी, क्यों, क्योंकि पानी का अंदर लो कंसंट्रेशन था, तो हाई से लो में मूवमेंट होता है। देन आते हैं सेल वॉल पे, कोशिका भित्ति पे। अंतर क्या होता है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो अभी अगर बात करें मेन अंतर, तो इसमें ये होता है कि जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो डेड होती है, ये लिविंग होती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये नहीं है। तो इसमें ऑस्मोसिस हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए चाहिए एक सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। सेल वॉल क्योंकि ये डेड है, ये ठीक है, नॉन लिविंग है, ये फ्रीली परमिएबल यानी सबको आने जाने देती है। प्रोवाइड्स डिटरमाइंस नहीं होगा, डिटरमाइंस द शेप, स्ट्रेंथ एंड टर्जिडिटी। सर शेप तो वो डिटरमाइन कर रही थी, बिल्कुल। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में मेन डिफरेंस समझो। देखो सेल वॉल जो होती है सब में नहीं होती, लेकिन जिनमें भी होती है उनमें आउटर लेयर होती है। अच्छा, मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है लेकिन आउटर नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन तो जैसे मैंने बताया हर एक सेल में होगी, सेल मेम्ब्रेन जो है हर एक सेल में तुमको देखने को मिलेगी, लेकिन जिनमें सेल वॉल होगी तो उस केस में सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट नहीं होगी, सेल वॉल आउटर मोस्ट होगी, ठीक है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, पौधों में, बैक्टीरिया में, फंगस में। तो प्लांट्स में ये सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकेन या पेप्टिन की बनी होती है, और फंगस में, कवक में ये बनी होती है काइटिन या चिटिन की। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, कमेंट में आप बताएंगे, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंगस। तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी। क्लियर, आते हैं आगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगस में किस किस में सेल वॉल किस किस चीज़ की बनी हुई है। नाउ कमिंग ऑन टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक बोलते हैं। कहाँ है, केंद्र में, सिंपल। इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रेन जिस तरह हमारी बाकी बॉडीली एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है, अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ पूरा शरीर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेम गोज विद न्यूक्लियस ऑल्सो, कि ये ब्रेन ऑफ द सेल है। बाकी जो सेल के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस का जो टर्म है ये किसने दिया था, हु गेव द टर्म, ठीक है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ये हमने देख लिया, रॉबर्ट ब्राउन,
रॉबर्ट हुक नहीं। देन आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये टर्म किसने दिया? तो ये टर्म ध्यान रखना, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये पुरकिंजे करके एक थे, उन्होंने टर्म कॉइन किया न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट इज दिस न्यूक्लियोप्लाज्म? व्हाट इज दिस न्यूक्लियोप्लाज्म? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर जो भरा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप ये है, कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड कवर्स द न्यूक्लियस, सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड परमिट्स मटेरियल्स बिटवीन देम। सेल मेम्ब्रेन ये है न्यूक्लियर एनवेलप, ये जो बाहर का आउटर कवरिंग है इसी को न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ, जिसके अंदर हमारा क्रोमोसोम वगैरह तैर रहे हैं। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें क्या होगा अंदर? लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप है ये। न्यूक्लियोलस इसके अंदर है, जैसे ये है सेल, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर इस तरह से एक न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस पता है क्या करता है? न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम पता है क्या करता है? प्रोटीन बनाता है ये। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम, जो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होता है। इसी को राइबोजेनेसिस बोलते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। एक या एक से ज़्यादा होता है नंबर में न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन मटेरियल की बात करते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन मटेरियल, जो कि क्या होता है? सेल डिवीजन के टाइम पे, यानी जब कोश का विभाजन हो रहा होता है उस टाइम पे ये ऑर्गेनाइज कर लेते हैं खुद को, और ऑर्गेनाइज करके क्रोमोसोम बना लेते हैं, गुणसूत्र बना लेते हैं। अगेन रिपीट, सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम बना रहा है, और यहीं पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब सेल डिवीजन होता है तो खुद को क्या कर लेते हैं? एंटैंगल कर लेते हैं, इस तरह से एंटैंगल कर लेते हैं, और ये बना देते हैं क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, दे डू नॉट अकर, दे आर नॉट सिंगल लाइक यू, दे एग्जिस्ट इन पेयर। तो पेयर जो होते हैं टोटल 23 होते हैं। ठीक है, इसमें 22 पेयर जो होते हैं ऑटोसोमल होते हैं, और एक पेयर सेक्स पेयर होता है। ऑटोसोमल का मतलब होता है जो सेक्स में एक तरह से इन्वॉल्व नहीं है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम उनको बोलते हैं, या फिर एलोसोम भी बोलते हैं इनको, एलोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, 22 पेयर्स होते हैं, और 1 पेयर होता है सेक्स पेयर होता है, एक्स 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 वाई। ये डिटरमाइन करता है सेक्स आपका, कि आप मेल हैं फीमेल हैं। और जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, डिजीज़ में आपको पढ़ाऊंगा, तो अगेन इनका जिक्र करूंगा मैं आपको। ठीक है, कि नेलेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, जो इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो वो तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि क्रोमोसोम ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। 23 पेयर होते हैं, 22 ऑटोसोमल होते हैं जिनका सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता, और एक होता है जो सेक्स पेयर होता है, ये फीमेल होता है, ये फीमेल का होता है, ये मेल का होता है। ठीक, अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं दो चीज़ों के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ऊपर पढ़ा था इसका मॉलिक्यूल 1869 में फ्रेडरिक मिशन ने डिस्कवर किया था। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, द्विकुंडलाई संरचना दी थी, जो एक तरह का लैडर तरह शेप होता है। लैडर किस तरह से होता है? लैडर में बीच में वो लगी होती हैं, है ना, चढ़ने की लगी होती है कि नहीं, तो उसी शेप में यहाँ पर क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं। अगेन रिपीट, इनका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कभी आप देखोगे तो लैडर शेप का लगेगा, जिस तरह से सीढ़ियाँ लगी होती हैं बीच बीच में, वैसे यहाँ पर, और उनको बोलते हैं बेस पेयर्स। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज बेस पेयर्स। आई थिंक यार लिखा नहीं है, लिखा है नहीं है, नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मैं देख लूँ कि लिखा तो होना चाहिए। हाँ, यह है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है तो इनके ये बेस पेयर्स होते हैं, जहाँ पर एडेनाइन, गुआमाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, 4 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में, जहाँ पर एडेनाइन थाइमाइन के साथ पेयरिंग करता है, गुआनाइन साइटोसाइन के साथ चिपकता है। आरएनए जो होता है दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सब क्या है? शुगर्स हैं एक तरह से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये राइबोस शुगर है। एडेनाइन यूरेसिल के साथ पेयरअप करेगा, ग्यूनाइन साइटोसाइन के साथ पेयरअप करेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, थाइमाइन की जगह यूरेसिल ले लेता है, बाकी सब कुछ सेम है, यानी कि थाइमाइन इज मिसिंग इन दी आरएनए। ओके, बाकी एंजाइम्स एसेंशियल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन इन एनिमल सेल। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, चलो अभी बता देते हैं होता क्या है। भाई डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं, एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए कॉपीज बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, ये एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। टोपो आइसोमरेस, अब यहाँ पर क्योंकि हम रिवीजन टाइप थोड़ा सा कर रहे हैं तो इसलिए हम डिटेल में, डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ मतलब तुम मत सोचा करो कि मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, मैं कवर सारी कोई चीज़ करता हूँ, लेकिन डेप्थ में बस हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, वैसे बात है। ठीक है, टोपो आइसोमरेस प्रिवेंट्स डीएनए फ्रॉम गेटिंग टैंगल्ड। ठीक है, सुपर कॉइलिंग ना हो जाएगी, डबल हेलिकल की जगह कुछ और ही हेलिकल बन जाए, 3 हेलिकल और 4 हेलिकल। डीएनए लाइगेज ग्लू लाइगेज, थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डीएनए जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको बाइंड करके रखता है, एकदम चपका के रखता है, लाइगेज ग्लू। डीएनए पॉलीमरेज, दिस एंजाइम डबल्स द अमाउंट
ऑफ डीएनए इन अ सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। डीएनए बिल्डर है, दिस इज कैन बी सेड एज ग्लूअर, ठीक है, ये ग्लूअर है, ये सेपरेटर है, ये बिल्डर है। डीएनए प्राइमेस, इट इनिशिएट्स द डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करता है, एंड हेलिकेज अनवाइंड करता है। ये तो सबका फंक्शन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ना। अब मैंने क्या बताया, हमने पढ़ा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, ये एंटैंगल हो जाता है इस तरह से, ठीक है, और इसको क्रोमोजोम बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, क्रोमोजोम इस तरह से। ये क्रोमोजोम जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, डीएनए कुछ इस तरह से होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये ज्वाइंट होते हैं बाई द प्रोटीन, ज्वाइंट होते हैं बाई प्रोटीन जिसको बोलते हैं हिस्टोन, लिखा होगा, दे आर ज्वाइंट बाई द प्रोटीन विच इज़ नोन एज हिस्टोन। डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो जीन होती है। डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है, ये मैंने एक सेगमेंट उठा लिया, क्या मैंने एक सेगमेंट उठा लिया, इस सेगमेंट को बोलूँगा जीन, ठीक। साइटोप्लाज्म क्या होता है, पार्ट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप, पार्ट बिटवीन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन बताया था, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, कुछ अलग चीज़ नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज योर न्यूक्लियर एनवेलप, इसके बीच जो भरा हुआ दैट इज साइटोप्लाज्म, जहाँ पर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट है। साइटोसोल क्या एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है जिससे कि साइटोप्लाज्म बना हुआ है। इट इज़ लाइक खीर, खीर में चावल है, दूध है, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स हैं, बट मेन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, दूध है, ठीक है, तो वो है वो है साइटोसोल। साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स, व्हाट आर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट इन साइटोप्लाज्म, एग्जांपल पिगमेंट, न्यूट्रिएंट्स। लिविंग कंपोनेंट तो ये हो गया सेल ऑर्गेनल्स, आप बोल सकते हैं। जो नॉन लिविंग इंक्लूजन्स हैं दैट इज अदर दैन द सेल ऑर्गेनल, जो चीज़ प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में दैट इज कॉल्ड एज नॉन लिविंग या फिर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, जिसमें पिगमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। ओके, अब आते हैं सेल ऑर्गेनल्स पे। सेल ऑर्गेनल क्या है, सेल ऑर्गेनल आर लाइक हमारी बॉडी है, बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, हाथ है, पैर है, दिमाग है, पेट है, सबका कुछ ना कुछ काम है। इसी तरह सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो कोशिकांग हैं, उनका कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सेल ऑर्गेनल्स, इसको बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पे आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका बोलते हैं इसको हिंदी में। अब इसको ही इस सबसे पहले क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जनरेट करता है सेल को, सेल का पावर हाउस है। अब सेल का पावर हाउस होता है, मतलब पावर हाउस क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। अब एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट करता है, एनर्जी को जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिसको कि एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल बोलते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं इसको, ATP को। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम खाते हैं तो एनर्जी बनती है, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है और एनर्जी ब्रेक होती है। तो जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन है वो यहीं पर जाती है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो सॉसेस शेप का, यहाँ पर शेप बना नहीं हुआ है बट आपको बना देता हूँ, कुछ इस तरह का शेप होता है, ठीक है, थोड़ा हॉट डॉग टाइप का थोड़ा सा शेप होता है इसका। एंड देन कुछ इस तरह से, ध्यान रखिएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये होता है अंदर की जो, ये 2 लेयर का होता है, ये डुअल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि कैसी है, पोरस नेचर की। इनर जो अंदर वाली मैंने बनाई ना, ये जो घुमाया मैंने, इसी को बोलते हैं क्रिस्टे, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टे। ओके, यहीं पर ही ATP का फॉर्मेशन होता है। आउटर जो वाली पोरस है, और ये ATP, पोरस का मतलब है चीज़ें अंदर बाहर आराम से आती जाती हैं, जैसे कि सांस लेते हैं, ऑक्सीजन यहीं पर जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यही एनर्जी बनाता है। तो पोरस होना पड़ेगा आउटर को, तभी वो अंदर ऑक्सीजन घुस पाएगी, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अच्छा इसमें चीज़ें लिखी नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ पर, तो पहले चलो पहले बताता हूँ मैं, ये जो लिखा हुआ वो देखते हैं। DNA और राइबोसोम इसके पास खुद का होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनल पढ़ाऊँगा मैं आपको, अगेन रिपीट, जितने भी सेल ऑर्गेनल पढ़ाऊंगा उसमें 2 ही के पास ऐसा है जिसके पास खुद का DNA और राइबोसोम है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा भी देखते हैं। इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस, व्हाट इज एपोप्टोसिस, इट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। सेल को जब लगता है कि यार चीज़, सेल धीरे धीरे मरने लगती है, सेल को लगता है कि यार चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही, धीरे धीरे धीरे, एक तो होता है लाइजोसोम के थ्रू डेथ होना, सडन डेथ, और एक होता है धीरे 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 डेथ होना। तो उसमें इसका रोल होता है, की रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, सूत्रकणिका का। 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर के बीच में इसका डायमीटर होता है, इसका ये भी ध्यान रखना, इसका व्यास होता है, ठीक है। 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके, अभी आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, आप समझ गए, सारी चीज़ें हमने देख ली। पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। लाइजोसोम पे आते हैं। लाइजोसोम सुसाइडल बैग है, आत्मघाती एक तरह का
है ये कोशिका के अंदर। आत्मघाती मतलब सुसाइड कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर कोई सेल का कोई ऑर्गेनल फंक्शन नहीं कर रहा, उसको लग रहा है ये तो फंक्शन नहीं कर रहा फालतू में, ये तो इससे अच्छा है कि मर जाए और नई सेल वहीं से बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू दी वर्चॉव थ्योरी। याद आया? तो सुसाइडल बैग कैसे कैसे सुसाइड करता है? ये लाइजोसोम होता है ऐसा पैकेट सा, गुब्बारा सा। गुब्बारे के अंदर जैसे पानी भरा होता है तो टर्जिट टाइप होता है, तो वैसे ही क्या होता है गुब्बारे के अंदर, जैसे लाइजोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच आर काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम बिकॉज दे हैव अ डाइजेस्टिव नेचर, दे हैव अ डाइजेस्टिव रोल टू प्ले। उनका डाइजेस्टिव रोल होता है। क्या रोल होता है डाइजेस्टिव का? कि भाई जब वो निकलेंगे फटके तो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, पूरी सेल को क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं उसका। लाइजोसोम इसको बोलते हैं। ओके, एंड ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है अभी हम देखेंगे कि इनका निर्माण होता है RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये खुद बनता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस में बनना होता है लाइजोसोम का, लेकिन उसका जो पानी है उसका हाइड्रोलिटिक एंजाइम है डाइजेस्टिव नेचर का, वो RER में बनता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड इट? तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रिश्चियन डी डुवे 1955 में, 1955 में। पेरोक्सिसोम पे आते हैं। रुक जाओ, पहले इसको थोड़ा सा रोको। गोल्गी बॉडीज़ पे, गोल्गी अपरेटस पे। गोल्गी अपरेटस क्या काम ये होता है? हाँ, गोल्गी अपरेटस का काम ये होता है कि पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करता है। पैकेजिंग डिस्पैचिंग करता है, स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैकेजिंग करेगा और डिस्पैचिंग करेगा। ये सब काम किसका होता है? एक पोस्ट ऑफिस का। इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी बोला जाता है, कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है इसको। क्लियर है इतनी चीज़ ना? अब ध्यान ये रखना है कि ये किस चीज़ का सर ये तो भूल, रुक जाओ भी, ठीक है। अब ये किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रादविका जो जलिका होती है, वो जिन चीज़ों का निर्माण करता है, वो जो चीज़ें बनाता है, उसी को ये पैकेज और डिस्पैच और मॉडिफाई वगैरह करेगा, जिसकी वजह से इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं ना। इसके जो है दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, दो इसके टाइप्स हैं, रफ और स्मूथ। रफ और स्मूथ। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, ठीक, लेकिन अगर जिस पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से डॉट 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 स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो रफ हो जाएगा। वो डॉट डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? दैट इज राइबोसोम। दैट इज राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ बन रहा था? सॉरी, हाँ, राइबोसोम कौन बना रहा था? न्यूक्लियोलस, राइबोजेनेसिस। राइबोसोम क्या कर रहा था? प्रोटीन बना रहा था। तो ये क्या रफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है? प्रोटीन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम है। स्मूथ, क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ है। ये क्या करता है? फैट और लिपिड का सिंथेसिस करता है, प्लस डिटॉक्सीफाई करने में भी हेल्प करता है, पॉइजन्स और ड्रग्स को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी। राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं ना। अब इसके जो टाइप्स होते हैं, ये अलग अलग के टाइप्स के होते हैं। कुछ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में इस तरह से खड़े खड़े मिलेंगे, कुछ वेसिकल्स के फॉर्म में मिलेंगे, कुछ सिस्टर्ने के फॉर्म में मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं किसके? जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके, ठीक है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके। अब इसी तरह से ही गोल्गी अपरेटस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसकी डिस्कवरी कैमिलियो गोल्गी ने करी थी, क्योंकि नाम से ही सेल ऑर्गेनल पता के बारे में पता चल रहा है, तो इसलिए पूछता भी नहीं है वो, ठीक है। इसमें दो फेज होते हैं। कैसे? ये कॉन्वैक्स नहीं होगा, कॉन्वेक्स होगा। ओके, तो ये जैसे सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो एक जो फेस होगा इसका न्यूक्लियस की तरफ, इसको बोलते हैं सिस, और एक जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा उसको बोलते हैं ट्रांसफेस। सिस फेस, ट्रांसफेस, सिस ट्रांस। सिस जो होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस कॉन्वेक्स होता है, ट्रांस टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, दैट इज अ कॉनकेव फेस। ओके, सेम गोज फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो। यहाँ पे भी एक इसका पार्ट ऐसा होता है जो इससे अटैच्ड होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और एक सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है उसका पार्ट। ओके, बट ये सिस फेस वाला गोल्गी में ध्यान रखना है आपको। सिस इज टूवर्ड्स न्यूक्लियस एंड इट इज़ ऑफ कॉन्वेक्स नेचर, कॉन्वेक्स फेस होता है ये। एंड जो ट्रांस फेस होता है ये आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। नाउ वी आर डन विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ कमिंग ऑन टू दी वैक्यूल्स, जिनको कि सूत्र कनिकाएं बोलते हैं ना हिंदी में, नहीं रिक्तिकाएं बोलते हैं, सॉरी, रिक्तिकाएं बोलते हैं हिंदी में, रिक्तिकाएं। अब ये जो वैक्यूल होता है दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। बस अंतर ये होता है कि प्लांट में एक होता है बड़ा होता है, प्लांट में एक होता है बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कभी कभी तो 50 to 90% पूरी सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, इतना बड़ा होता है। जैसे सेल है, ये सेल है तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। ये सेल में पता है क्या करता है? टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी जैसे कि गुब्बारा लो, गुब्बारे में पानी भरो, जो फील आएगा ना उसको छूने पे, वही टर्जिड नेचर होता है। उसमें सेल सैप भरा होता है, सेल सैप में अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें शुगर्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ओके, देन अगर बात करेंगे एनिमल्स में भी होता है, होते तो हैं और बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटा होता है, टेम्परी नेचर का होता है। यहाँ परमानेंट नेचर का, यानी कि हमेशा होगा यहाँ पे।
हमेशा होगा, एक्सेप्ट हम जब पढ़ेंगे ना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वहाँ पे नहीं होता, सॉरी परमानेंट टिश्यू में नहीं होते हैं, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स, वो हम टिश्यू में पढ़ेंगे, वो अलग बात है, वो छोड़ दो। प्लांट्स में पी से प्लांट, पी से परमानेंट है और बड़ा है और बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। एनिमल में छोटा है और बहुत टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब जब ज़रूरत होगी तब होगा, और वैसे नहीं होता है। ये ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन को स्टोर करने का काम होता है। यहाँ पर इसका काम होता है सेल, इस वाले में सेल, प्लांट सेल में जो कोशिका वाला होता है हमारा, कोशिका में सॉरी पादप कोशिका में ये टर्जिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। एक हमने छोड़ा था, दैट वाज पेरोक्सिसोम। ये क्या करता है, फैटी एसिड को, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ब्रेक करता है थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। ये न्यूट्रलाइज करता है हार्मफुल टॉक्सिन्स को, ठीक है। और जहाँ भी तुम्हें ऑक्सीडेशन वर्ड दिख जाए, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, सीधे पेरोक्सिसोम मारना तुम, ठीक है, सीधा पेरोक्सिसोम। क्लियर, ये हो गया हमारा पार्ट, ठीक है। अब हम आते हैं प्लास्टिड पे। दिस इज आवर लास्ट सेल ऑर्गेनली। प्लास्टिड ओनली इन प्लांट सेल। जिस तरह सेल वॉल, अगर आपको याद हो, कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं थी, जंतु कोशिका में नहीं थी, उसी तरह प्लास्टिड भी जंतु कोशिका में नहीं होती है, ये प्लांट सेल में ही होती है, ओनली इन प्लांट सेल। भाई सेल वॉल प्लांट में थी, उसके अलावा बैक्टीरिया फंगस में भी था। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में, बैक्टीरिया फंगस में नहीं है ये, ठीक है। ये क्या करता है, ओनली इन प्लांट सेल है, खुद का डीएनए राइबोसोम। याद आया, और किसके पास था, रिकॉल करो जल्दी से, डीएनए राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के पास था, सूत्रकणिका के पास था। माइटोकॉन्ड्रिया रिकॉल करो, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एंड उसमें 2 मेम्ब्रेन है, आउटर पोरस है, इनर में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और उनको उसको घूम रहा है, उसको क्रिस्टे बोलते हैं एंड एवरीथिंग, ओके। देन 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर के बीच में उसका क्या है, डायमीटर है। नाउ टाइप्स की अगर बात करेंगे तो इसके मेनली, तो अगर देखें 3 टाइप्स होते हैं, वैसे तो कहीं कहीं पे 2 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमो के अंदर ही क्लोरो को रख दिया जाता है कि अगर हरे कलर का है वो तो क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, जो कि किस में इन्वॉल्व होता है, ये इसमें क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अभी फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो प्लांट न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे खुद से बनाते हैं। तो वो प्रकाश संश्लेषण में इन्वॉल्व होते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही उनको ग्रीन कलर मिलता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है, जिसकी वजह से उनको ग्रीन कलर मिलता है, ठीक है। बट दैट डजन मीन कि क्लोरोफिल ग्रीन को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एक्चुअल में ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से उसका ग्रीन कलर लगता है हमें पेड़ों का, ठीक है। क्रोमो, क्रोमो मतलब कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टोर कलर पिगमेंट। अब किस तरह का कलर देते हैं अभी वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्लोरोफिल ने क्या किया, खाना बनाया। अब खाना कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है। अगर ल्यूको का काम है स्टोर करने का, अगर वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है तो एमाइलो, प्रोटीन को कर रहा है तो एल्यूरो, फैट को कर रहा है तो इलाइयो। याद कैसे रखोगे, लाई में फैट होता है, लैया जो है ना, लैया चने, लाई में फैट होता है, एल्यूरो रा, प्रोटीन रा, और बाकी बचिया कार्बोहाइड्रेट एमाइलोप्लास्ट। अगर यहाँ बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे जो रेड कलर मिलता है, एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। जो रेड कलर मिलता है, रेड, ये पता है किसकी वजह से मिलता है, किस पिगमेंट की वजह से, लाइकोपीन की वजह से। जो येलो कलर मिलता है, ये मिलता है ल्यूटीन की वजह से। और जो पर्पल कलर मिलता है वो एंथोसाइनिन की वजह से, ठीक है। पर्पल कलर मिलता है वो एंथोसाइनिन की वजह से, ठीक है। कई बार पूछता है ऑरेंज कलर कैरेट का क्यों होता है, तो अगर ऑरेंज कलर पूछेगा, ऑरेंज की अगर बात करेगा कैरेट की, ठीक है, तो ये बीटा कैरोटीन, किसकी वजह से, बीटा कैरोटीन की वजह से होता है कैरेट का जो रेड कलर होता है, ठीक है। और सॉरी ऑरेंज कलर होता है, रेड लाइकोपीन, येलो ल्यूटेटिन, और पर्पल कलर किसी का पूछेगा तो एंथोसाइनिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, और अभी आते हैं किस पे, प्रो और यूकैरियोटिक, ठीक है। ओके एक सेकंड को, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक वो होती हैं जो प्रो हैं उनको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू क्या है, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इनमें न्यूक्लियस के अलावा बाकी जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जो बाकी के कोशिकांग होते हैं, वो भी नहीं होते, इसमें बाकी के कोशिकांग होते हैं, समझ रहे आप। इसमें न्यूक्लियस है, इसमें नहीं है, इसमें न्यूक्लियोलस है, इसमें नहीं है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसमें नहीं है। तो क्या इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है जैसे कुछ कुछ होता है। पहली बात तो ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन सब में होगा, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, सेल मेम्ब्रेन सब में होगा, पहली बात। दूसरी बात, दोनों में जो कॉमन चीज़ अगर आपसे जो पूछेगा, दैट विल बी राइबोसोम। राइबोसोम की जो डिस्कवरी करी थी, दैट वाज डन बाय जॉर्ज ई पैलेड, ठीक है। दोनों में कॉमन है राइबोसोम, ठीक है। ये प्रो हैं,
प्रो है मतलब कि ऐसे समझ लो कि यार ये ना अभी डेवलप नहीं हुए उतने, ये डेवलप नहीं हुए। वो तो मैंने याद करने के पर्पज से पता है, ये प्रो हैं तो प्रो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रो लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती न्यूक्लियस की, तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हो। बाकी ये वो सेल हैं जो डिराइव मतलब बहुत ज़्यादा भी इवॉल्व नहीं हुई है, बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा की। लेकिन यूकैरियोटिक में जो भी प्लांट एनिमल सेल जितनी हैं जिन जो डिराइव्ड, जिसमें बहुत सारे ढेरों सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे, वो यूकैरियोटिक हैं, ट्रू न्यूक्लियस है उनमें। ओके, अब आते हैं सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन क्या होता है। तो कोशिका विभाजन दो तरह का होता है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक एक जो होती है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूटती है। मियोसिस में एक पेरेंट सेल दो में टूटती है पहले तो, देन ये फर्दर दो और दो में टूटती है, यानी कि एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल में बन गई। यहाँ पर एक पेरेंट सेल दो, यहाँ पर एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल्स में बन गई। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है। ये सोमैटिक सेल्स वो होती हैं जो कि सेक्स सेल्स नहीं होती हैं, जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। मायोसिस जो होती हैं जर्म सेल्स हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ये न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस, यहाँ न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस दो बार डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे जो सेल डॉटर सेल बनती है वो हैप्लॉइड नेचर की होती है, बिकॉज इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, और यहाँ पर डबल क्रोमोसोम होता है, तो ये डाइप्लॉइड, माइटोसिस में डाइप्लॉइड, और यहाँ पर मतलब क्योंकि दो डॉटर सेल बनती है और यहाँ पर चार बनती है, जिसकी वजह से चार की वजह से जैसे मतलब इसके पास इस तरह से हैं, ठीक है। तो दो इसको मिल जाएंगे, दो इसको मिल जाएंगे। अब फर्दर मान लो डिवीजन हुआ तो एक एक मिल पाएगा, तो ये हैप्लॉइड हो जाएंगी। यहाँ पर दो दो दोनों को मिल जाएंगे, डाइप्लॉइड नेचर का होगा। ओके, नाउ ये जो हमने सेल डिवीजन है, तो सेल डिवीजन के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब सेल किस तरह से डिवाइड होता है, सेल का एक साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल का मतलब है सेल बनी, ग्रोथ हुई, क्या क्या हुआ। तो सेल बनी तो सेल पहले बड़ा होता है, सेल की ग्रोथ होती है, विच इज़ कॉल्ड एज G1 फेज। देन उसके बाद उसका जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है क्या, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो देन डीएनए का जो है रेप्लिकेशन होता है, इसको डीएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं, इसलिए एस फेस है, डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। देन G2 होता है जहाँ पर माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड देन लास्ट फेज इज M फेज, जहाँ पर माइटोसिस हो जाता है, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऑर्डर में पता होना चाहिए, पहले प्रोफेज होता है, देन मेटा होता है, देन एना होता है, देन टीलो होता है, ठीक है। पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सेल डिवाइड हो गई, बधाई हो, सेल हुई है। ये इंटरफेस था, दिस वॉज योर इंटरफेस, एंड दिस पर्टिकुलर माइटोसिस वाला जो पार्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस, पी मैट, याद रखना ऑर्डर आपको, ठीक है, क्लियर। देन साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो जैसे हमारे बॉडी में ढांचा होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, बोन्स। वे बोन क्या करती हैं, सोचो बोन ना हो तो क्या हो, एकदम लो पता चला, समझ रहे हो, हमारे यहाँ एक वर्ड यूज़ करते हैं कानपुर में, लत्ता। लत्ता मतलब एकदम ढीले हो गए, ठीक है। कपड़ा जब एकदम ढीला हो जाता है ना तो उसको लत्ता बोलते हैं कपड़े को, तो उस तरह से हो जाओगे फिर आप। क्या होता है, वो क्या करता है, एकदम शेप देता है, हमारे आकार देता है। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो फेस होता है चौड़ा होता है, जैसे रिंकू सिंह का देखो इस तरह से फेस है कि नहीं। कुछ लोगों का ऐसे गोल, ऐसे थोड़ा सा लंबा होता है, कुछ लोगों का गोल मटोल होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो ढांचा है, स्केलेटन सिस्टम, वो है ही वैसा। तो हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मूवमेंट टू सेल, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है प्लस मूवमेंट में हेल्प करता है। ये ये जो होता है इसमें सेंट्रोजोम होता है, ठीक है, सेंट्रोजोम होता है। सेंट्रोजोम जो है दो सेंट्रियोल से बना होता है इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, 9+0 और 9+2 के फॉर्म में होता है। सेंट्रोजोम जो है किस में इन्वॉल्व है, इस सेल डिवीजन में। सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल्स हैं, दो सेंट्रियोल, और उसमें वो जो सेंट्रियोल होते हैं वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल का, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सेंट्रोजोम की अगर बात करेंगे तो कहाँ है, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। जब सेल डिवाइड होती है तो खुद को ऑर्गेनाइज कर लेता है। इसके में जो दो सेंट्रियोल्स हैं वो 9+0 9+2 का फॉर्म, मतलब ये है कि जब इस तरह से सिलेंडर फॉर्म में होता है तो सिलेंडर फॉर्म में ऐसे 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 होते हैं। बीच में अगर एक भी नहीं है सेंट्रियोल तो 9+0, और बीच में अगर दो इस तरह से सिलेंड्रिकल दिख गए आपको तो 9+2 फॉर्म हो जाएगा। सेंट्रोसोम को माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी बोलते हैं, इन शॉर्ट इट इज़ नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC। डीएनए रेप्लिकेशन देख चुके हैं, सेल कॉपीज इट्स डीएनए बिफोर डिवाइडिंग, इंश्योरिंग ईच न्यू सेल हैज़ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ओरिजिनल डीएनए। सेल डिवाइड करने से पहले डीएनए को रेप्लिकेट कर लेती है, सो दैट जो डॉटर डीएनए बने उससे ओरिजिनल, मतलब जो नई सेल बन रही है उसमें ओरिजिनल डीएनए का क्या आ जाए, डीएनए आ जाए, ओरिजिनल जो सेल है उसका डीएनए, ठीक है। इसलिए डीएनए यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। अब आपको करना क्या है, अब आपको सीधे जाना है छोटे बच्चे के पास,
छोटे बच्चे से क्या बोलना है, क्वेश्चन निकालने हैं उसके लेवल 1 और लेवल 2 के, ठीक है। सीरियस वाले क्वेश्चन लगाओगे ना लेवल 2 के, मज़ा आ जाएगा। और इस बार तो जैसा आपने सुना ही होगा कि क्यूबेशन आ रहा है, एआई से क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर वेंडर चेंज होगा तो सबसे ज़्यादा मतलब ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसके पास नहीं है तो उसको बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा टफ़ लेवल हम लेके चलेंगे थोड़ा सा, अगर मतलब हुआ होने को लो लेवल भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 के तो फॉर श्योर लगाना है, लेवल 2 के भी अटैम्प्ट करिएगा। एंड नॉट मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है, स्पीड में करना है चीज़ों को। ओके, थैंक यू।